Welcome dear students, my name is Muhammad Ahsan Aslam, working as subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका सेकेंड लेक्चर है। और आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड लास्ट टॉपिक है रिफॉर्मिंग। तो आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग। तो आइए आज का लेक्चर हम आज के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मोस्टली यहाँ पे हम नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे। तो कुदरती तौर पर 3 मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसमें सबसे पहला है कोल, सेकंड है नेचुरल गैस और थर्ड है पेट्रोलियम। तो 3 नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले कोल, व्हाट इज कोल? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोल क्या है। अगर कोल प्योर है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कोयला कहते हैं, तो ये सिर्फ सिंगल कार्बन का एटम होता है। और अगर ये इम्प्योर है तो इस कार्बन के साथ कुछ एलिमेंट्स इम्प्योरिटीज के तौर पर भी मौजूद हो सकते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो व्हाट इज कोल? अगर ये प्योर है तो ये सिर्फ सिंगल कार्बन का एटम है, और अगर ये इम्प्योर है तो इसके साथ इम्प्योरिटीज के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। अब हमें मोस्टली ये पता है जो कोयला है ये ज़मीन के नीचे से निकलता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ज़मीन के नीचे ये कोयला है ये बनता कैसे है या कैसे बना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल? कि ये वुड से बना है, लेकिन वुड से आगे कोल में कैसे कन्वर्ट हुआ? It is believed that coal in nature was formed from the remains of trees buried inside the earth crust some 500 million years ago. तो इतने साल पहले जो दरख्त आपके कट के नीचे गिरते थे, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो ज़मीन के नीचे दबते चले गए। ज़मीन की तपश और प्रेशर की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट होते गए। Due to bacterial and chemical reactions on wood, it got converted into peat. तो सबसे पहले कोल बनने के अमल में वुड से पहले पीट बनती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सबसे इम्प्योर फॉर्म है कोल की, पीट। Then as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat got transformed into coal. फिर ये पीट जो है, इसे आप सिंपली remains of trees भी कह सकते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके कोल के अंदर कन्वर्ट होती है। तो आइए इसी बात को एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहली फॉर्म है रिमेन्स ऑफ ट्रीज, पीट, फिर वक्त के साथ साथ ये लिग्नाइट, देन ये बिटोमिनस, और एंड में ये एंथ्रासाइड के अंदर कन्वर्ट होती है। ये जो एंथ्रासाइड है, आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे प्योर फॉर्म है कोल की, और इस वजह से इसको प्योरीफाई होने के लिए प्रेशर और हीट में आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंथ्रासाइड है ये सबसे प्योर फॉर्म है कोल की। प्रेशर और हीट की मौजूदगी में टाइम के साथ साथ जो कोल है ये प्यूरिफाई होता रहता है, और फाइनल फॉर्म एंथ्रासाइड की सूरत में हमें हासिल होता है। ये तो था कोल का इंट्रोडक्शन, और कोल जमीन के नीचे कैसे बनता है। तो हम यहाँ से एक बात ध्यान में रखेंगे, कोल बजाते खुद कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कार्बन है। अब कार्बन से आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनने हैं, उसके लिए ये टेक्निक है जिसका नाम है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या ये टेक्निक है? इस टेक्निक के अंदर जो ज़मीन के नीचे से कोल निकलता है उसको एयर की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर की मौजूदगी में हीट किया जाता है, जिससे ये कार्बन आगे कन्वर्ट हो जाता है कोक, कोल गैस एंड कोल टार।
When coal is heated in the absence of air, temperature ranging from 500 to 1000 degrees centigrade, it is converted into coke, coal gas and coal tar. इसकी तीन मेजर प्रोडक्ट्स बनती हैं जिनमें कोक, कोल गैस और कोल टार शामिल है। इनमें ये जो कोल टार है ये असल में ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो इसके अंदर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कोल टार कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक की मदद से एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। तो कोल को आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का मेथड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस टेक्निक में इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल टार। और इनमें से जो कोल टार है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक की मदद से अलग अलग किया जाता है। अब है पाकिस्तान के अंदर कोल के रिजर्वायर से रिलेटेड सर्वे डाटा। द टोटल कोल रिजर्वायर्स ऑफ पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन टन्स। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोल के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स। ये इसके यूजेज हैं कि कहाँ कहाँ पे कोल इस्तेमाल होती है। तो मोस्टली हमने देखा है कि ये ईंटों को पकाने के लिए भट्टों के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स सम क्वांटिटी इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरों के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे बारबेक्यू के पर्पस के लिए। अगर बहुत अच्छी किस्म का कोल है तो उसको पावर प्लांट्स के अंदर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Conscious efforts are being made by the government to induct coal into industry by setting up coal-based power units. तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि कोल पर चलने वाले पावर पॉइंट्स, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि कोल पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएं और कोल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये था जियोलॉजिकल सर्वे डाटा रिलेटेड टू कोल। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इसके रिजर्वायर्स हैं ये सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हैं। तो ऑब्वियसली सिंध के अंदर एक अथॉरिटी है जो माइंस के ऊपर काम करती है, द सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट्स ऑफ द पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा all keen to expand coal utilization in power generation for which many incentives have been made available. तो ये चारों सूबों की जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं ये इस बात को मेक श्योर करने में लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरह ये जो निकलने वाला कोल है इसको पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाए। ये था पहला सोर्स कोल। अब सेकंड सोर्स है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट means of energy especially for countries like Pakistan which are deficient in the production of mineral oil and coal. तो ऐसे ममालिक जहाँ पे कुदरती तौर पर ज़मीन के नीचे से ऑयल कम निकलता है, ऐसे ममालिक के अंदर जो नेचुरल गैस है ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये नेचुरल गैस होती क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन्स छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही गैस फेज में होती हैं। और नेचुरल गैस के अंदर जो सबसे मेजर इसका कंपोनेंट है वो मीथेन गैस है। अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ ओनली मीथेन गैस। बाकी के जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर ईथेन और प्रोपेन वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये सारे के सारे लो बॉइलिंग छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन्स हैं। इट इज़ आल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक मैटर की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से भी प्रोड्यूस होती है। यूजेस इन पाकिस्तान गैस बीइंग चीपर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन in cement and fertilizer industries, as a fuel in general industries and for domestic purpose. तो क्योंकि इब्तदा में हमने बात की थी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये जो आपकी नेचुरल गैस है ये एनर्जी हासिल करने का सबसे चीपर सोर्स है।
तो हमारी कोशिश है कि इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जैसे सीमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं या घरों के अंदर भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग नेचुरल गैस को ही एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगला सोर्स है पेट्रोलियम। ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये दो वर्ड्स का मिक्सचर है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। तो इस वर्ड का मतलब है रॉक ऑयल, क्योंकि ये जिस जगह से भी निकलता है मोस्टली वो एरियाज जो हैं वो रॉक्स के नीचे से निकलता है, इस वजह से इब्तदा में इसका नाम ही रॉक ऑयल रखा गया। इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म। It is thought to have been formed by slow chemical and biochemical decomposition of remains of organic matter found between the sedimentary rocks। तो ये इसके बनने से रिलेटेड साइंसदानों के व्यूज़ हैं कि ज़मीन के नीचे इतनी बड़ी मिकदार में ये ऑयल कैसे बना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हज़ारों लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिक मैटर था जो ज़मीन के नीचे दबता चला जाता है, वो केमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से और अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कुदरती तौर पर ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल, जिसे हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। अब जब ये ज़मीन के नीचे से निकलता है और विस्कस ब्लैकिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। वहाँ से इसको हम रिफाइनिंग के पर्पस के लिए ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भेजते हैं, जहाँ पे इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये आपके सामने डायग्राम के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है, जिसके अंदर इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है। और जब इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, क्योंकि जो ऑयल है ये एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस का मिक्सचर होता है, तो जैसे इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है तो इससे आगे हमें वेरियस फ्रैक्शंस हासिल होती हैं, जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर एक दूसरे से सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सबसे पहले इस मिक्सचर में से हमारे पास पेट्रोलियम गैस अलग होगी, और पेट्रोलियम गैस हमारी डेली लाइफ के अंदर LPG के तौर पर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर टेम्परेचर 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो जो फ्रैक्शन सेपरेट होती है वो है आपके पास गैसोलीन, और गैसोलीन को हम अपनी डेली लाइफ में पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर। देन टेम्परेचर रेंजिंग 60 to 180, तो जो फ्रैक्शन हमारे पास हासिल होती है उसे हम नेफ्था का नाम देते हैं। देन रेंजिंग 180 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे पैराफिन ऑयल अलग होता है, और ये जो पैराफिन ऑयल है इसको हम जो आपके एरोप्लेन्स हैं उनके अंदर फ्यूल के तौर पर, जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देन टेम्परेचर रेंजिंग 220 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ्रैक्शन हासिल होती है वो है डीजल, और डीजल जो है ये डीजल इंजन के अंदर चलने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। देन 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ्रैक्शन हासिल होती है उसे हम फ्यूल ऑयल का नाम देते हैं, और फ्यूल ऑयल भी जो है वो आपके शिप्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। देन 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसे हम लुब्रिकेशन के पर्पस के लिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर रेंजिंग अबव 350 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास हासिल होती है इसे बिटुमेन का नाम देते हैं, और ये रोड्स के ऊपर जो है वो रोड की मजबूती के लिए हम लोग रोड्स बनाने में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से हासिल होने वाली वेरियस फ्रैक्शंस और साथ ही उनके यूजेस। तो रिलेटेड टू पेट्रोल सर्वे डाटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑयल ज़मीन के नीचे से डायरेक्ट निकलता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और क्रूड ऑयल कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसको पहले ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है रिफाइनिंग के प्रोसेस के लिए, जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर इनसे आगे वेरियस फ्रैक्शंस हासिल की जाती हैं। सो एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। One oil refinery known as Attock Oil Refinery is located at Morga near Rawalpindi. It has about 1.25 million tons oil refining capacity.
तो ये इसकी कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन्स। Similarly, 2 oil refineries have been established at Karachi, which have about 2.13 million tons of oil refining capacity. तो ये कराची के अंदर 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनकी कैपेसिटी 2.13 मिलियंस है। Another refinery known as Pak Arab Refinery is located at मोहम्मद कोट नियर मुल्तान। तो ये चौथी पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऑयल रिफाइनरी है मुल्तान के अंदर। तो टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग को हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्रैकिंग को डिफाइन करते हैं, जैसे कि नाम के अंदर है क्रैक। क्रैक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो इस टेक्निक के अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन से मुराद लॉन्ग चेन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, उनको हम टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से छोटे साइज़ के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि ज़्यादा वोलाटाइल और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इस टेक्निक को हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का नाम देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट into variety of lower hydrocarbons which are more volatile and having low boiling point। तो इस टेक्निक के अंदर हम बड़े साइज के मालिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से डिकम्पोज करके छोटे साइज के मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a higher hydrocarbon containing 16 carbon atoms and 34 hydrogen atoms splits according to the following reaction। इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। C16H34 providing heat 700 degree centigrade, it split up to produce C7H16। 7 कार्बन एटम वाले हाइड्रोकार्बन को हम हेप्टेन का नाम देते हैं और साथ में 3 मालिक्यूल्स एल्कीन के और 1 मालिक्यूल जो है वो रिलेटिवली बड़े साइज का अल्कीन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें कन्वर्ट होगा। अब इस अमल की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ क्रैकिंग? तो उसका आंसर ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हासिल होने वाली जो गैसोलीन है उसकी मिकदार टोटल का सिर्फ 20% होती है। बाकी 80% जो है ये हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रोडक्शन कम है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर इसकी यील्ड को ना बढ़ाया गया तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ये पूरा नहीं हो सकेगा। तो इस पर्पज़ के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर हासिल होने वाली ऐसी फ्रैक्शंस जिनका इस्तेमाल कम होता है उनको हम ब्रेक डाउन करके ऐसी यूजफुल फ्रैक्शंस जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम ये क्रैकिंग का अमल जो है करते हैं। दोबारा से डियर स्टूडेंट्स, क्रैकिंग के अमल की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमें 2 किस्म की फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। एक वो फ्रैक्शंस जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल में उनकी प्रोडक्शन जो है ये कम है। जैसे गैसोलीन है, ये टोटल फ्रैक्शंस का सिर्फ 20% है, लेकिन अगर इसकी डिमांड को देखा जाए तो इसकी डिमांड कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से जो बड़े साइज़ के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर, उनका उतना इस्तेमाल नहीं है डेली लाइफ के अंदर, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली जिसके अंदर हम बड़े साइज के हाइड्रोकार्बन्स को टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से क्रैक करके डिकम्पोज करके इस तरह के छोटे और यूजफुल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% gasoline. Due to its high demand, this supply is augmented by converting surplus supplies of less desirable petroleum fractions such as kerosene oil, gas oils into gasoline by a process known as cracking। तो ऐसी less useful fractions जिनका इस्तेमाल कम है हम उनको more useful fractions like gasoline के अंदर convert कर लेते हैं। इस वजह से इस क्रैकिंग के प्रोसेस की हमें ज़रूरत महसूस होती है।
This is the process in which carbon-carbon bonds in long chain alkane molecules are broken, producing smaller molecules of both alkanes and alkenes. तो इस अमल के अंदर हम लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अल्केन के भी हो सकते हैं, अल्केन से मुराद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, और अल्कीन के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले. द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस. अब ज्यादा मिकदार में अल्केन हासिल होगी या अल्कीन हासिल होगी, इसको जो आपकी कंडीशंस है वो कंट्रोल करेंगे. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ये किस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए करवा रहे हैं. अगर तो आपको अल्केन चाहिए तो अल्केन के लिए जो आपकी कंडीशंस होंगी क्रैकिंग की वो डिफरेंट होंगी, और अगर आपको अल्कीन चाहिए तो उसके लिए कंडीशंस जो हैं ये डिफरेंट होंगी. तो इन्हीं कंडीशंस को लेकर क्रैकिंग के आगे मजीद 3 टाइप्स हैं. तो सबसे पहली टाइप है थर्मल क्रैकिंग. नाम से जाहिर है, थर्म मीन्स हीट. तो इस टेक्निक के अंदर हाई टेम्परेचर की मदद से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक किया जाएगा. सेकेंड टेक्निक है बाय यूजिंग कैटालिस्ट, कैटालिटिक क्रैकिंग, और थर्ड मेथड है स्टीम क्रैकिंग. तो इन 3 तरीकों से जो क्रैकिंग है ये परफॉर्म की जाती है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग. तो आइए सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग को देखते हैं. जैसे नाम से जाहिर है, थर्म मीन्स हीट. तो इस टेक्निक के अंदर हाई टेम्परेचर की मदद से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे. ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स by heating at high temperature and pressure is called thermal cracking. It is particularly useful in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. तो ये वाली जो टेक्निक है थर्मल क्रैकिंग की, ये स्पेशली उस वक्त प्रेफर की जाती है जब आपको प्रोडक्ट्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, जैसे कि ईथीन एंड प्रोपीन. तो उस पर्पस के लिए हम लोग थर्मल क्रैकिंग का अमल जो है परफॉर्म करते हैं. सेकेंड टेक्निक है बाय यूजिंग सम कैटालिस्ट. हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर. जब आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिलेटिवली क्रैकिंग के लिए जो टेम्परेचर है ये कम चाहिए होता है, रेंजिंग 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट. तो कौन कौन से कैटालिस्ट इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं? इस पर्पस के लिए कैटालिस्ट का मिक्सचर इस्तेमाल होता है. अ टिपिकल कैटालिस्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. Catalytic cracking produces gasoline of higher octane number and therefore this method is used for obtaining better quality gasoline. इस कैटालिटिक क्रैकिंग के अमल से जो पेट्रोल हमें हासिल होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है. तो इसका मतलब ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हासिल करने के लिए परफॉर्म की जाती है. थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग. इन दिस प्रोसेस higher hydrocarbons in the vapor phase are mixed with steam, heated for a short duration to about 900 degrees centigrade and cooled rapidly. इस अमल के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज में ले जाते हैं और फिर उसको स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर इसको रैपिडली कूल डाउन किया जाता है. जैसे ही किसी भी ऐसी चीज को जिसको आपने 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है सडनली कूल डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्रैक हो जाएगी. इस प्रोसेस का नाम स्टीम क्रैकिंग है. दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो इस अमल से भी हमें छोटे साइज के डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं. तो अब हम इस क्रैकिंग के एडवांटेजेस देखते हैं. एक तो हमने अपने टॉपिक के अंदर देखा कि इससे हम अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन जो है वो हासिल कर सकते हैं. बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स. गैसोलीन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर कुछ छोटे साइज के अल्कीन के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं, सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन. ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये वेस्ट नहीं है बल्कि ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत यूजफुल हैं.
कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स एंड इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन, इनकी प्रेपरेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्रैकिंग से अगर हमें मेजर प्रोडक्ट गैसोलीन हासिल होती है तो उसके साथ हासिल होने वाली जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये भी वेस्ट नहीं जाती, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये था हमारे पास क्रैकिंग का टॉपिक, क्रैकिंग के आगे टाइप्स और इस क्रैकिंग के प्रोसेस के एडवांटेजेस। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है रीफॉर्मिंग। सबसे पहले व्हाट इज रीफॉर्मिंग? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst is known as reforming। तो हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के एतबार से दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। प्रैक्टिकली जब इंजन के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को फ्यूल के मकसद के लिए इग्निट किया जाता है, जलाया जाता है, तो इनकी कंबस्टन पावर इतनी अच्छी नहीं है। ये इंजन के अंदर ज्यादा तौर पर नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को इंजन के अंदर जलाया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी बेहतर है और उनकी नॉकिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी कम है। इस वजह से फ्यूल की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम रिफॉर्मिंग है। तो रिफॉर्मिंग का अमल हम फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए परफॉर्म करते हैं। आइए रिफॉर्मिंग को इक्वेशन की मदद से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑक्टेन का मॉलिक्यूल। तो इस एग्जांपल से आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में फर्क करने में भी मदद मिलेगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लीनियर अटैच हैं, और जितने भी आपके पास मिडल वाले कार्बन एटम्स हैं इनके साथ सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। जबकि राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसमें मिडल वाले कार्बन एटम के साथ और कार्बन एटम अटैच हैं। जैसे ये कार्बन नंबर 2 के साथ दो मजीद कार्बन एटम्स अटैच हैं, तो ये दोनों कार्बन एटम जिस कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हैं ये ब्रांच कहलाते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 4 है इसके साथ भी एक कार्बन ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, और इस एरो की मदद से इनकी कन्वर्जन शो कर रहे हैं। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इंजन्स के अंदर ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स है इनकी इग्निशन पावर जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से बेहतर है, लिहाजा ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो हम पुअर फ्यूल को अच्छी क्वालिटी के फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ये रिफॉर्मिंग का अमल जो है ये परफॉर्म करते हैं। नीड ऑफ रिफॉर्मिंग: द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी से क्या मुराद है? वो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा जिसकी इंजन के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी से मुराद वो लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करेगा। When it burns in automobile engine, combustion can be initiated before the spark plug fires। तो जो लो क्वालिटी के फ्यूल होते हैं ये आपके ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही वहां पे एवेपोरेट होते रहते हैं। जब ये एवेपोरेट होते हैं तो ये इंजन की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के नतीजे में वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम नॉकिंग का नाम देते हैं। तो जो लो क्वालिटी का फ्यूल होता है ये स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही एवेपोरेट होते रहते हैं और इंजन के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटेलिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग। तो जो फ्यूल जितनी ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा उसकी क्वालिटी उतनी ही लो होगी, विच ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। तो नॉकिंग मीन्स लेस एफिशिएंट फ्यूल। तो हम क्या करते हैं, इस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बात साबित की गई है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपके इंजन के अंदर नॉकिंग कम प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से दे आर एफिशिएंट फ्यूल सोर्स।
क्या आप जानते हैं हाउ द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज चेक्ड? फ्यूल की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? कैसे हम ये बता सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है और ये लो ग्रेड फ्यूल है? अक्सर पेट्रोल पंप्स के अंदर 2 से 3 किस्म का जो गैसोलीन है ये अवेलेबल होता है। एक होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल और एक होता है नॉर्मल और एक होता है लो ऑक्टेन नंबर फ्यूल। तो यस डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर है जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। ये तमाम फ्यूल्स को असाइन किया जाता है। ऑक्टेन नंबर की मदद से हम अपने फ्यूल की ग्रेडिंग कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन-हेप्टेन। क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो आइसोऑक्टेन है, ब्रांच आइसोमर, जब इसको इंजन के अंदर जलाया जाता है तो ये सबसे कम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा फ्यूल जो सबसे कम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो इस पर्पस के लिए आइसोऑक्टेन को फर्जी तौर पर 100 ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। और बाकी तमाम फ्यूल्स को हम इस आइसोऑक्टेन के साथ कंपेयर करके ऑक्टेन नंबर असाइन करते हैं। जैसे ये जो एन-हेप्टेन है ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और ये इंजन के अंदर सबसे ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है और सबसे लो क्वालिटी का फ्यूल है, इस वजह से इसको 0 ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है। तो सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर आपके आइसोऑक्टेन का है, विच मीन ये सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। और ये जो एन-हेप्टेन है इसको हमने 0 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है, इसका मतलब ये सबसे लो क्वालिटी का फ्यूल है। तो ये एक आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर आप ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फर्क कर सकते हैं। ये आपके पास पहला मॉलिक्यूल है आइसोऑक्टेन का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन एटम के साथ 2 मजीद कार्बन की ब्रांचेस, इसी तरह कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन की एक ब्रांच जो है ये अटैच है। तो ये आपके पास ब्रांच आइसोमर है जिसको हमने 100 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है। क्यों 100 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है? क्योंकि ये बाकी तमाम फ्यूल्स की निस्बत इंजन के अंदर सबसे कम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है जिसको फर्जी तौर पर हमने 100 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है। सिमिलरली ये जो आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है एन-हेप्टेन का, इसके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ लीनियर अटैच हैं। किसी भी मिडल वाले कार्बन एटम के साथ यहाँ पे कार्बन का एटम नहीं है, सारे व्हाइट कलर के हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और ये इंजन के अंदर सबसे ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको हमने 0 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है। इसका मतलब फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो पैरामीटर है वो है ऑक्टेन नंबर। अगर किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई है तो वो इंजन के अंदर कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और जितनी कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का वो फ्यूल होगा। सो हायर द ऑक्टेन नंबर, लोअर विल बी द नॉकिंग टेंडेंसी एंड बेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। तो ये था फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करने का क्राइटेरिया। अब रिफॉर्मिंग कैसे की जाती है? इसके आगे 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट। क्योंकि आपने रिफॉर्मिंग की टेक्निक में देखा कि रिफॉर्मिंग के अमल की ज़रूरत हमें इसीलिए महसूस होती है क्योंकि हमने फ्यूल जो नॉकिंग इंजन के अंदर प्रोड्यूस करता है उसको कम करना है। उसका एक मेथड एंटी नॉकिंग एजेंट्स को भी ऐड करना हो सकता है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल एडिटिव्स हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंजन के अंदर फ्यूल के साथ मिक्स करके ऐड किए जाते हैं और ये नॉकिंग के अमल को कम करते हैं। और दूसरा मेथड है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो आइए पहला मेथड देखते हैं बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी का मतलब जो है वो है नॉकिंग को कम करने वाले एजेंट्स। सो इस टेक्निक की मदद से भी हम पुअर फ्यूल को बेटर फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम अपने पुअर फ्यूल को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स। और फेमस एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं उनमें टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड को हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय blending it with a small amount of additive like tetraethyl lead. Tetraethyl lead is an efficient anti-knock agent.
तो ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है जो नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि कंबस्टन के अमल के अंदर जब आपका फ्यूल जलता है तो उसके अंदर आपने टेट्रा इथाइल लेड भी मिक्स किया हुआ है। तो कंबस्टन के अमल के जरिए ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये आगे लेड ऑक्साइड के अंदर जो फाइनली रिड्यूस होकर मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेटेलिक लेड है ये डिस्चार्ज होकर एयर में चला जाता है और एयर के अंदर ये एयर पोल्यूशन का बायस बनता है, क्योंकि ये जो लेड है ये हैवी मेटल है, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है। ये अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए लंग्स के अंदर चला जाए तो ये लंग्स में जाकर डिपॉजिट होता रहता है, जिससे आगे लंग्स का कैंसर फैलने का खदशा है। तो ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट जरूर है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कंबस्टन के अमल के दरमियान मेटेलिक लेड प्रोड्यूस करता है और ये जो मेटेलिक लेड है ये एयर पोल्यूटेंट है, जिससे आगे कैंसर फैलने का खदशा है। सेकेंड टेक्निक थी बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सबसे एफिशिएंट मेथड है क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करने का। इट सिंपली इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branch by heating in the absence of oxygen and in the presence of some suitable catalyst। इस अमल के अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं by using some suitable catalyst। Straight chain hydrocarbons have low octane number, make poor fuels। Experiments have shown that isooctane और ये इसका सिस्टमैटिक नेम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन्स बर्न्स वेरी स्मूथली। एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत ये वाला जो ब्रांच्ड आइसोमर है ये इंजन के अंदर बढ़िया स्मूथली जलता है। इन एन इंजन एंड हैज आर्बिट्रेरी गिवन एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। तो ये अपनी स्मूथ की वजह से और लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करने की वजह से सबसे अच्छा फ्यूल कंसीडर किया जाता है और इसको 100 ऑक्टेन नंबर असाइन किया है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। सबसे पहले था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 3 मेजर सोर्सेज हैं। पहला सोर्स था कोल। कोल बजाते खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन है, और अगर ये इम्प्योर हो तो कार्बन के साथ इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी इम्प्योरिटीज भी शामिल होती हैं। कोल से आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर कार्बन से आगे 3 मेजर प्रोडक्ट हासिल होती हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट थी कोल टार। कोल टार जो है ये 200 से जायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जिनको आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक की मदद से अलग अलग किया जाता है। सेकेंड सोर्स था हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, जिसके अंदर मोर देन 85% जो है मीथेन गैस होती है और बाकी की गैसेज हैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। थर्ड सोर्स था हमारे पास रॉक ऑयल और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब जमीन के नीचे से निकलता है तो ये ब्लैकिश ग्रे कलर का लिक्विड होता है, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको सबसे पहले ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भेजा जाता है, जहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर इससे आगे मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शन हासिल की जाती हैं जो आगे इस्तेमाल होती हैं। हमारा आज का सेकेंड टॉपिक था क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं, जैसे नाम से जाहिर है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग एक ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर हम बड़े साइज के हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे गैसोलीन है, इसकी डेली लाइफ के अंदर कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर इसकी प्रोडक्शन कम है। ओनली 20% ऑफ क्रूड ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन। तो इस मकसद के लिए हम जो लेस डिजायरेबल बड़े साइज के हाइड्रोकार्बन्स है जैसे नेफ्था ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, जिनकी कंजप्शन कम है, उनको हम छोटे साइज के मालिक्यूल गैसोलीन वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस मकसद के लिए
हम बड़े साइज के हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर, प्रेशर और किसी सूटेबल कैटलिस्ट की मदद से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इस टेक्निक का नाम क्रैकिंग है और इस क्रैकिंग की टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस थे। एक तो इससे हमें गैसोलीन की यील्ड ज्यादा मिलती है और दूसरा इसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। तो फिर उसके बाद था टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। 3 किस्म की क्रैकिंग हमने देखी, थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग और लास्ट में था कैटालिटिक क्रैकिंग। और आज का तीसरा टॉपिक था रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में हमने फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। उस पर्पस के लिए हमने 2 टेक्निक्स देखी कि हमने देखा कि कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो इंजन के अंदर ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। उनकी नॉकिंग को कम करने के लिए 2 मेथड थे। एक था बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट और इस पर्पस के लिए हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि उससे आगे मेटेलिक लेड एयर के अंदर डिस्चार्ज होता है जो कार्सिनोजेनिक होने की वजह से एयर पोल्यूटेंट है। सेकेंड मेथड था बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इंजन के अंदर कम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको हाई ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है। तो रिफॉर्मिंग का अमल फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। वुड से आगे कोल कैसे बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। लिस्ट 3 मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। इस अमल के अंदर बनने वाली 3 मेजर प्रोडक्ट्स के आपने नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज देयर नीड ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग के अमल की जरूरत क्यों महसूस होती है। नंबर 4 है डिफाइन व्हाट इज रिफॉर्मिंग एंड हाउ इट इज डन। रिफॉर्मिंग का अमल क्या है और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।